डियर स्टूडेंट, आज मैनेजर इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आज यूनिट सेकंड हम स्टार्ट करेंगे और यूनिट सेकंड से हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका टाइटल है डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस यूनिट है उसमें डिमांड क्या है। तो लेक्चर फर्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिमांड के टाइप समझेंगे। आगे डिमांड के अंदर हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लिमिटेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की, डिमांड फोरकास्टिंग क्या है। तो आप देखें कि इस यूनिट के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ़ लेक्चर हैं वो 6 हैं, जिनमें से 5 लेक्चर क्या हैं आपके डिमांड के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट सेकंड में जो ज़्यादा डिमांड है वो किसकी है, डिमांड की ही डिमांड है। डिमांड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। फिर लास्ट एक टॉपिक देखें तो किस पर है, सप्लाई पर, कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पे। तो आज के लेक्चर के अंदर शुरुआत करेंगे हम यूनिट सेकंड की और टॉपिक हम लेंगे डिमांड और टाइप ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। जैसा कि हम देखें कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आपके पास मनी होनी चाहिए, और मनी होने के साथ साथ आपकी डिज़ायर भी होनी ज़रूरी है। तो जब हम डिमांड की बात करते हैं तो उसमें कुछ असेंशियल पॉइंट देखे जाते हैं कि डिज़ायर ऑफ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे है या फिर नहीं है। इन दोनों के बाद आगे ये देखा जाता है कि वो जो प्रोडक्ट या हम गुड्स परचेज़ करने जा रहे हैं उसके लिए हम विलिंगनेस हैं या फिर नहीं है पे करने के लिए, और पर्टिकुलर टाइम क्या रहेगा उसको परचेज़ करने का, और पर्टिकुलर जो प्लेस है वो क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा। तो इन सब चीज़ों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, डिमांड में इंक्लूड करते हैं। तो डिमांड की मीनिंग की यदि हम बात करें तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स देखी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, पर्टिकुलर प्राइस हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, पर्टिकुलर टाइम हो, आपका एबिलिटी टू पे हो, विलीनेस टू पे हो, जिसको हम डिज़ायर टू पे भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, डिमांड की मीनिंग के अंदर आती हैं। अब हम देखें जब हम इस डिमांड को किसी टेबुलर फॉर्म में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल को डिमांड शेड्यूल भी हम बोलते हैं। डिमांड स्केड्यूल या डिमांड शेड्यूल की यदि हम बात करें तो एक टेबुलर स्टेटमेंट होता है जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, बोलो, प्राइस और डिमांड के बीच में, क्योंकि हम सारी बातें प्राइस से रिलेट करेंगे। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे एक टेबल बनी है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ABCDEFG दिए हैं, फिर प्राइस दिए हैं। प्राइस के लिए जो प्राइस लिया है वो आइसक्रीम का लिया है। ए कॉम्बिनेशन पर प्राइस 60 था, बी कॉम्बिनेशन पर प्राइस 10 डिक्रीज़ हो गया, 50 हो गया, सी कॉम्बिनेशन पर 40 हो गया, डी कॉम्बिनेशन पर 30 हो गया, ई कॉम्बिनेशन पर 20 और एफ कॉम्बिनेशन पर 10 और जी कॉम्बिनेशन पर 0 प्राइस हो गया। तो अब हम देखें कि जो इस प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है, तो उसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो हम देखेंगे कि जब प्राइस आपका ए कॉम्बिनेशन पर हम देखें 60 प्राइस था तो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम डिमांडेड कितनी थी, आपकी 0 यूनिट थी। जब प्राइस कम हुआ 50 हुआ पर कप ऑफ आइसक्रीम तो क्वांटिटी जो है 0 से बढ़ के 2 हो गई। तो हम देखें कि प्राइस डिक्रीज़ होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे ही 40 पे 4 हो गई 2 से, ऐसे ही 30 और 10 डिक्रीज़ होने पर प्राइस 4 से 6 हो गई। ऐसे 30 से 20 प्राइस होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो 6 से इंक्रीज़ होकर 8 हो गई। और ऐसे ही एफ़ कॉम्बिनेशन पर 20 से 10 प्राइस होने पर जो क्वांटिटी डिमांडेड 8 से 10 हो गई है। और लास्ट जो आपका कॉम्बिनेशन जी है वहाँ पे प्राइस 0 होने पर क्वांटिटी डिमांडेड सबसे ज़्यादा कितनी हो गई है, आपकी 12 हो गई है। आप चाहें तो इसको अमाउंट यदि याद नहीं रख पाएँ तो आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज़ कॉम्बिनेशन A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, E5 हो गया, F6 हो गया, G7 हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो 7 से रिवर्स 7 प्राइस ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 3 2 1 इस तरीके से ले सकते हैं। और वहाँ क्वांटिटी जो है डिमांड की वो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 7 है तो वहाँ पे आप 1 रखेंगे, 6 है तो वहाँ आप 2 रखेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो 7 6 5 4 होगा और वहाँ 1 2 3 इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम देखें डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। इसी को यदि हम किस में रखें,
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर रखें तो ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ डिमांड लिया है, ओ आई एक्स पे हमने प्राइस लिए हैं। क्वेश्चन में होता है सर हमने ओ एक्स पे डिमांड ही क्यों लिया है? देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिमांड, तो ओ एक्स पर वही चीज़ आएगी जो जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ डिमांड आएगा। ओ वाई पे हमने प्राइस को लिया है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर देखा है कि जब आपका प्राइस 60 था तब आपकी डिमांड 0 थी, जब प्राइस 50 था डिमांड 2 थी, जब प्राइस 40 था डिमांड आपकी 4 थी। तो इस तरीके से हमने ABCDEFG कॉम्बिनेशन के अंदर हमने एक लाइन जो हमें मिली है, इसको हम बोलते हैं डिमांड का कर्व बोलते हैं। डिमांड कर्व आपका एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। हम डिमांड कर्व को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डिमांड स्केड्यूल की एक टेबुलर प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और फिर हम क्या बनाते हैं बोलो? डिमांड का कर्व बनाते हैं। अब हमने पढ़ा था ये डिमांड का इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि अपना ये टॉपिक खाली डिमांड का नहीं है, हमें डिमांड के टाइप भी समझने हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ डिमांड में पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड। जो मैंने आपको यहाँ पे डिमांड डिस्कस किया वो इंडिविजुअल डिमांड है। अब हम बात करेंगे मार्केट डिमांड की। जब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम मोर देन 2 इंडिविजुअल की बात करेंगे। अब जैसे आप देखें तो यहाँ पे हमने 2 इंडिविजुअल ए की डिमांड, इंडिविजुअल बी की डिमांड हमने ली है, और हमने प्राइस लिया है गुड्स एक्स का। तो प्राइस 0 है, 10 है, 20 है, 30 है। क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल ए है 3, 2, 1 और 0, ये रेस्पेक्टिवली है। 0 पर 3 डिमांड है, 10 पे 2 डिमांड है, 20 पे 1 डिमांड है, 30 पे 0 डिमांड है। ऐसे ही क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी जो है 0 पर 2 डिमांड है, 10 पर 1 यूनिट डिमांड है, 20 पे 0 डिमांड है, और 30 पे भी 0 डिमांड है। जब हम मार्केट डिमांड देखेंगे तो दोनों इंडिविजुअल 2 या मोर इंडिविजुअल का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें 0 पर टोटल डिमांड 3 और 2 कितनी हुई? 5। ऐसे 10 पे टोटल डिमांड 2 और 1 कितना हुआ? 3। और ऐसे 20 पे टोटल डिमांड 1 प्लस 0 कितना हुआ? 1। और 30 पे टोटल डिमांड 0 प्लस 0 कितना हुआ? 0, या डबल 0 भी लिख सकते हैं आप। तो आप देखें तो हमने यहाँ पे जो डिमांड सेकंड पढ़ी है वो मार्केट डिमांड है, जिसमें 2 और मोर इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे आप ये देखें कि इंडिविजुअल ए था, उसका यदि हम यहाँ पे डिमांड का जो शेड्यूल था उससे हम डिमांड शेड्यूल से हम डिमांड कर्व बनाएं, तो यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट वाला डिमांड कर्व आएगा, जो बी का था वो सेकंड वाला कर्व आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर एज डिमांड कर्व फॉर गुड्स एक्स, कंज्यूमर बी डिमांड कर्व फॉर गुड्स एक्स। अब यहाँ पे देखें हम मार्केट डिमांड समझना चाह रहे हैं, तो मार्केट डिमांड कर्व किससे बनेगा? टोटल मार्केट डिमांड से बनेगा। तो यहाँ पे एक कर्व हमने और बनाया, जैसे हमने पहले बनाया था मार्केट डिमांड कर्व ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमने टाइप ऑफ डिमांड के अंदर डिमांड को भी समझा और मार्केट डिमांड को भी समझा, इंडिविजुअल डिमांड को भी समझा। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री डिमांड। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सपोज मान लीजिए मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर लिया और उसमें मैं देख रहा हूँ कि डिमांड ऑफ टोयोटो कार कितना है, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड मानी जाएगी। और यदि मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी मैं बोल सकता हूँ, और यदि मैं डिमांड किसकी लेता बोलो? पूरी इंडस्ट्री की लेता। सपोज मान लीजिए यहाँ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से टोयोटो कार की हुई, लेकिन यदि मैं इंडस्ट्री डिमांड देखूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में से, तो सारी कार, चाहे टोयोटो हो, मारुति सुजुकी हो, टाटा हो, हुंडई हो, और आपकी कोई भी इंडिया की जो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है, इंडिया के अंदर काम कर रही है, उसकी टोटल डिमांड क्या कहलाएगी बोलो? इंडस्ट्री डिमांड कहलाएगी। तो यहाँ पे वही ऑर्गेनाइजेशन डिमांड एज ए इंडिविजुअल हुआ और इंडस्ट्री डिमांड एज ए ग्रुप हुआ या मार्केट हुआ। फिर हम बात करेंगे ऑटोनोमस और डेराइव डिमांड। जैसे कि नेम से क्लियर है, डेराइव होता है डिपेंड। जब कोई डिमांड किसी दूसरे पर डिपेंड हो उसको डेराइव डिमांड बोलते हैं। और ऑटोनोमस डिमांड जो रहती है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो इनडिपेंडेंट डिमांड होती है। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जब कोविड का टाइम था तब हम घर पे ही सब स्टे कर रहे थे। हमारी मेन ज़रूरतें क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। याद हो आपको? तो यहाँ पे मैं रोटी मतलब फूड की बात कर रहा हूँ, कपड़ा मतलब क्लोथ की बात कर रहा हूँ, मकान मतलब शेल्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये सब डिमांड हमारी नेचुरल थी, हम चाहे घर पे हैं तब भी हमें ये चीज़ें चाहिए। वहीं हम देखें कि हमें घर से बाहर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना तो डीजल की ज़रूरत पड़ती थी ना पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि हमारा स्टे घर पे ही था, सब चीज़ें हमें घर पे मिल रही थी। तो वहाँ पे उस समय हमारे लिए जो पेट्रोल, डीजल और जो भी लुब्रिकेंट या फिर ई व्हीकल है तो इलेक्ट्रिसिटी, वो सब व्हीकल के लिए कौन सी डिमांड होगी बोलो? डिपेंडेंट या डेराइव डिमांड होगी। और जबकि ये जो फूड्स की है, बेसिक नीड्स की है, शेल्टर की है, क्लोथ की है, ये कौन सी डिमांड होगी बोलो? ऑटोनोमस डिमांड होगी। तो इसको मेन डिमांड बोलते हैं, डेराइव को हम डिपेंडेंट डिमांड भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है राइट ए शॉर्ट नोट के ऊपर कि ऑटोनोमस डिमांड क्या होता है, डेराइव डिमांड क्या होता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर आता है नेक्स्ट टाइप कौन
कौन सा है आपका, मैं डिमांड फॉर पेरिशेबल। देखो पेरिशेबल क्या होता है, पेरिशेबल वो रहता है, जैसे हम देखें मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये क्या हैं आपके पेरिशेबल्स हैं। तो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड जो है वो क्या कहलाएगी आपकी, बोलो पेरिशेबल जो शॉर्ट टर्म डिमांड है। ऐसे हम ड्यूरेबल की हम बात करें, ड्यूरेबल का मतलब ये हुआ जो हमारी प्रेजेंट नीड को भी सेटिस्फाइड करे, हमारी फ्यूचर की नीड्स को भी सेटिस्फाइड करे, और वो प्रोडक्ट हमारे पास स्टोर में है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप यदि सब्जियां देखें तो सब्जी है, दूध है, ये सब चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म की डिमांड को पूरा कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म में पूरा नहीं करेंगी, तो ये पेरिशेबल डिमांड हुई। और यदि हम देखें फर्नीचर है आपका, व्हीकल है, ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी ड्यूरेबल गुड्स हो गई। तो यहाँ पे हम बात करें पेरिशेबल गुड्स की डिमांड पेरिशेबल डिमांड कहलाएगी, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ड्यूरेबल डिमांड कहलाएगी। फिर आता है अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आप देखें एक शब्द आ रहा है एस, एस का मतलब है सीजनल डिमांड। शॉर्ट टर्म डिमांड हमेशा सीज़न पे रहती है, जैसे बारिश का टाइम है तो रेन कोट है, अम्ब्रेला है, ये आपकी शॉर्ट टर्म डिमांड है। आपका सर्दियों का टाइम है, स्वेटर है, आपके लॉन्ग बूट वगैरह हैं, ये क्या है आपकी, बोलो सीजनल शॉर्ट टर्म डिमांड है। तो ये कम टाइम के लिए हमें ज़रूरी होता है ये डिमांड। और लॉन्ग टर्म डिमांड की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को रखा जाता है जो ड्यूरेबल गुड्स से संबंधित हैं, जो लंबे टाइम तक देखी जाती हैं। आप मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कोई टेक्नोलॉजी परचेज करने जा रहे हो, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी थोड़ी परचेज करोगे जो जल्दी से ऑब्सोलेट हो जाए। आप लंबे टाइम की टेक्नोलॉजी को देखते हुए परचेज करोगे, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म डिमांड कहलाएगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिमांड के टाइप्स देखे, क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म डिमांड, जिसको हम सीजनल डिमांड, लॉन्ग टर्म डिमांड हमने पढ़ा, पेरिशेबल गुड्स की पेरिशेबल डिमांड और ड्यूरेबल गुड्स की ड्यूरेबल डिमांड हमने देखी। इससे पहले हमने ऑटोनोमस जो मेन प्रोडक्ट की डिमांड हुई आपका रोटी कपड़ा मकान, डेराइव डिमांड, हमने फ्यूल वगैरह की बात की। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से टोयोटो को सिंगल लिया तो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड है, पूरी इंडस्ट्री को लिया आपकी मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई, तो इंडस्ट्री डिमांड है। इसके अलावा हमने शुरुआत की थी लेक्चर की इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड से। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिमांड को भी देखा, डिमांड के कर्व को भी देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।